अब देखिए बेटा, ये चौथे नंबर का बल जो है वो दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल है। मैंने आपको 4 प्रकार के बल बताए थे। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुम्बकीय बल, और नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, और नंबर 4 दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। तो 3 मैंने बल आपके जो स्टार्टिंग के हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये चौथा बल आता है दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ लिख रहा हूं मैं कुछ नाभिकीय घटनाओं, कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से, रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा, एक तो प्लस बीटा या माइनस बीटा क्षय में, रेडियो एक्टिव नाभिक से प्लस बीटा भी निकल सकता है, माइनस बीटा भी निकल सकता है। तो बीटा 2 प्रकार के होते हैं, बीटा पर प्लस आवेश और बीटा पर माइनस आवेश। ये रिएक्शन में पता लगेगा। क्षय में तथा मूल कणों के मध्य, मूल कणों के मध्य कार्य करने वाले, मूल कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा प्लस या बीटा माइनस, ठीक है ना, 2 प्रकार के बीटा क्षय होते हैं, तथा मूल कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं निम्न है, कुछ अभिक्रियाएं निम्न है। ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, जो राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी बुक आती है उससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी बुक आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कोई पासबुक परचेज ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी होती है और पासबुक में थोड़ा मिस्टेक भी लिखी रहती है। तो ये ध्यान रखें। यहाँ से जैसे कुछ अभिक्रियाएं निम्न है, जैसे हम यहाँ से न्यूट्रॉन ले रहे हैं, तो न्यूट्रॉन N होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 0N1, और यहाँ पर इसका रिएक्शन 1p1, ये प्रोटॉन में चेंज हो गया। ठीक है, किसमें चेंज हो गया है? प्रोटॉन में। प्लस यहाँ से देखें कौन सा बीटा निकलेगा, ये हमें देखना है। तो देखिए 0 है तो यहाँ पर 1 आ गया, तो कहने का मतलब, तो ये 0N1 और यहाँ से 1 आ गया और ये p1 आ गया, प्लस इसको -1 बीटा 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके सबके नाम। ठीक है, देखिए यहाँ से ये इसको कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है, इसको कहते हैं बीटा कण, और इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, इसको एंटी न्यूट्रिनो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। तो न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है? प्रोटॉन में बदल रहा है, और ये माइनस बीटा निकल रहा है, और यहाँ से ये न्यू, ये इस तरीके का जो होता है उसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू पढ़ा जाता है, रेडिएशन होता है ये। ठीक है ना, तो न्यू पढ़ा जाता है और इसके ऊपर बार लग गया, तो बार लग गया तो इसको पूरा नाम पढ़ते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन है 1p1, ये प्रोटॉन अब उल्टा रिएक्शन ले रहे हैं इसको 1p1, अब ये किसमें चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसका बैलेंस करेंगे तो यहाँ माइनस आ रहा था तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, बीटा 0 प्लस ये न्यूट्रिनो आएगा, इसके ऊपर बाहर का चिन्ह नहीं आएगा, इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो आता है, ये दोनों अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रोटॉन ये हो गया, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बीटा कण हो गया, ये प्लस का बीटा हो गया, और ये न्यूट्रिनो कहेंगे इसको।
क्या कहेंगे इसको, न्यूट्रिनो। तो 0n1 न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में बदल गया 1p1 और ये बीटा कण आ गया और ये एंटी न्यूट्रिनो आ गया। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में बदल रहा है, न्यूट्रॉन में बदल रहा है, और फिर प्लस बीटा यहाँ से निकल रहा है और ये न्यूट्रिनो आ रहा है। ये बार आएगा तो एंटी न्यूट्रिनो पढ़ेंगे, और बार नहीं आएगा इसके ऊपर ऐसा ऋण का सा चिन्ह तो उसको पढ़ेंगे न्यूट्रिनो। ये बार होने से इसको एंटी न्यूट्रिनो पढ़ देंगे, और इसमें बार नहीं है तो इसको न्यूट्रिनो पढ़ेंगे। तो इस तरीके का ये रिएक्शन होता है। तो एक बार पुनः इसको पूरा बता देता हूँ मैं। कुछ नाभिकीय घटना जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा और प्लस बीटा और माइनस बीटा क्षय होता है। मैंने उस दिन बताया था रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई थी, जिसमें से क्या है कि किसी जैसे हमने 92U235 लिया यूरेनियम को कांच के बर्तन में बंद कर दिया था, तो वहां से और ऊपर साइड में 2 प्लेटें लगा दी थी, धन प्लेट और ऋण प्लेट। और तो वहां से जो स्वतः विघटित होने वाले जो कण थे वो वहां से कुछ कण तो सीधे निकल गए थे और कुछ कण ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हुए थे, कुछ कण धन प्लेट की तरफ आकर्षित हुए थे। तो आकर्षण केवल धन और ऋण में होता है। जो ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हुए वो पॉजिटिव थे, धनात्मक थे, उनको अल्फा कण कहा गया। जो ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हुए धन प्लेट की तरफ आकर्षित हुए वो ऋणावेशित थे। तो ऋणावेशित थे तो उन पर ऋणावेशित पर कौन सा आवेश होगा, माइनस का। तो माइनस पर बीटा पर माइनस आवेश होता है, अल्फा पर प्लस आवेश होता है। और जो सीधे कण निकल गए जो कहीं विक्षेपित नहीं हुए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से, तो उसको हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया नाम, गामा कण। गामा आवेश रहित कण था। तो वहां पर नाभिकीय घटना हुई, रेडियो एक्टिवता हुई। तो नाभिक से बीटा प्लस या माइनस बीटा क्षय में तथा मूल कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण उत्सर्जित करता है। कुछ अपक्रियाएं निम्न है। 0n1 न्यूट्रॉन, इससे क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया 1p1 प्लस -1 बीटा 0, इसको बीटा कण कहते हैं, प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है। यहाँ से प्रोटॉन 1p1, ये आगे देखिए रिएक्शन का चिन्ह लगा दिया, अपक्रिया हो गई, 0n1 न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, ये प्लस बीटा निकल गया और फिर यहाँ से न्यूट्रिनो निकला। तो इस तरीके से मैंने इनके नाम लिखे, इसको प्रोटॉन कहेंगे, इसको न्यूट्रॉन कहेंगे, इसको बीटा कण कहेंगे और इसको न्यूट्रिनो कहेंगे। तो ये इस तरीके से दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे संरक्षण नियम पर। देखिए संरक्षण नियम, अब संरक्षण नियम हमारे 4 प्रकार के हैं, वो मैं चारों प्रकार के संरक्षण नियमों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1 देखिए, यहां से पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यहां से कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट हो जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न इसे नष्ट किया जा सकता है, और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। केवल ऊर्जा का रूप बदल सकते हैं, ठीक है। अब यह जैसा मैं बताता हूं, देखो है क्या इसमें एग्जांपल, उदाहरण। जो घरों में प्रयुक्त होने वाली, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। उसको जब चलाते हैं तो बिजली से चलती है ना। जैसे कौन सी विद्युत मोटर, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर कौन सी, जो पानी जो नीचे से ऊपर टंकियों में छत पर चढ़ाया जाता है उसको कह रहे हैं, ठीक है। 0.75 हॉर्स पावर की होती है वो, ठीक है। तो घरों में प्रयुक्त होने वाली है 1 हॉर्स पावर की ले सकते हैं उसको,
तो घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा होती है। जब उसको बिजली से चलाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में, ऊर्जा में बदलकर पानी को घरों के ऊपर चढ़ाती है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पानी को घरों में ऊपर चढ़ाती है। अब टॉर्च की बात कर लें हम, तो टॉर्च में जो सेल होते हैं, तो उसको जब जलाते हैं आप, तो सबसे पहले सेलों में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। सेल, जैसे हमने टॉर्च में अंदर सेल डाल दिए, 2 सेलों की टॉर्च है या 3 सेलों की टॉर्च है, तो उसमें हमने क्या डाल दिए? सेल डाल दिए। तो सेलों में क्या होता है? रसायन भरा होता है, और उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब जब रासायनिक ऊर्जा होती है तो टॉर्च को जैसे ही हम जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? पहले तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी वो, और विद्युत ऊर्जा फिर किसमें बदलेगी आगे चल करके? प्रकाश ऊर्जा में, तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो 3 प्रकार की ऊर्जा हो गई उसमें। कौन सी? सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली? विद्युत ऊर्जा में, टॉर्च के अंदर। और फिर विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? प्रकाश ऊर्जा में। तो ऊर्जा का केवल रूप बदला। ठीक है, न तो ऊर्जा को हमने उत्पन्न किया, न ऊर्जा को नष्ट किया, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ लिखा, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है और उसे न नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पानी को घरों में ऊपर चढ़ाती है। तो ये कौन सा ऊर्जा संरक्षण नियम हो गया? ठीक है ना। दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, आगे चलते हैं। किसी निकाय पर, क्या लिखते हैं? किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये हो गया। मैं बताता हूं कैसे। किसी निकाय, इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे, सॉरी बाह्य बल आघूर्ण नहीं, बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। ये आघूर्ण वर्ड हटा दिया मैंने, आघूर्ण अगले में आएगा। ठीक है ना। बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से सब जानते हैं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। ये होता है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू रेखीय त्वरण। ठीक है। अब देखिए A बराबर वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है। तो A बराबर वेग परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग, V बराबर क्या है? अंतिम वेग, और U बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग, और T क्या है? समय। लिख देता हूं, जहां U बराबर पिंड या कण जो भी लेंगे आप का प्रारंभिक वेग, ठीक है, और V पिंड या कण का अंतिम वेग, ये हो जाएगा। ठीक है। और T क्या है? समय है। ठीक है। तो यहाँ देखिए एक ही जगह पर लगा दीजिए इसको। तो A बराबर क्या है? तो F बराबर m, और एक ही जगह पर क्या लगा दे? ये वाला मान v माइनस यू अपॉन टी। वेग में परिवर्तन कैसे हुआ? v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या हो गया? समय। तो ये किसके बराबर हो गया? त्वरण के बराबर।
तो एक ही जगह पर हमने लगा दिया, तो एफ एफ है और एम यहाँ पर एम है और एक ही जगह पर बी माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब जरा देखिए एक चीज आ रही है इसमें, किसी निकाय पर बाह्य बल का मान क्या हो, कार्य न करे, बाह्य बल का मान शून्य होना चाहिए, बल नहीं लगे उस पर बाहर से, ठीक है। चूंकि यहाँ पर लिखते हैं एफ बाह्य, कौन सा बल है, एफ बाह्य बराबर 0, तो इस जगह पर 0 लगा दीजिए, एफ की जगह पर बराबर एम हो जाएगा और बी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा टी, ठीक है। टी का इससे गुणा करो 0 से, इससे गुणा कर दो टी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम बी माइनस यू बराबर क्या हो गया 0, कितना हो गया है, ठीक है, एम ब्रैकेट में बी माइनस यू बराबर 0। अब मैं इसको और बढ़ाता हूं आगे, ये मैं लिखा किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अर्थात जितना प्रारंभिक वेग वो प्रारंभिक रेखीय संवेग होगा उतना ही अंतिम रेखीय संवेग होगा, अर्थात दोनों रेखीय संवेग बराबर होंगे। तो इसमें इसका देखिए यहां से क्या हो जाएगा एम बी माइनस यू बराबर 0, या लिख सकते हैं इसका गुणा कर दो एम बी बराबर हो जाएगा एम यू, ठीक है। या लिख सकते हैं अतः निकाय का ये कौन सा संवेग है, अंतिम रेखीय संवेग हो गया। रेखीय संवेग का सूत्र बता देता हूं मैं, रेखीय संवेग P बराबर P से व्यक्त करते हैं, एम यू कह सकते हैं, इसको प्रारंभिक रेखीय संवेग कहेंगे। पी आई मीन्स इनिशियल, आई मीन्स क्या होता है इनिशियल, या छोटे रूप में आई लगा दिया, आई मीन्स इनिशियल, इनिशियल को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक, और पी होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का प्रतीक क्या है, पी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रारंभिक रेखीय संवेग बराबर एम इंटू यू। प्रारंभिक रेखीय संवेग के साथ में प्रारंभिक वेग आएगा, अंतिम रेखीय संवेग के साथ में अंतिम वेग आता है, ठीक है ना। तो ये रेखीय संवेग, और पी अंतिम का मतलब फाइनल, फाइनल मीन्स क्या होता है अंतिम, फाइनल माने होता अंतिम, तो एफ मीन्स क्या होता है फाइनल, और यहाँ पर पी आ गया, तो पी तो देखो सिंबल होता ही है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो नियत है एक तरीके से, और यहाँ पर एफ क्या है फाइनल, ठीक है। तो फाइनल क्या हो गया, अंतिम रेखीय संवेग, अंतिम रेखीय संवेग को किससे व्यक्त करेंगे, पी एफ से, तो बराबर क्या हो गया यहाँ पर, इसको अंतिम के साथ में अंतिम वेग लगेगा, तो ये बन जाएगा ये दोनों, पी आई बराबर एम यू और पी एफ बराबर एम बी। तो यहाँ पर ये कौन सा संवेग है, एम बी, एम बी कौन सा है अंतिम रेखीय संवेग, और एम यू कौन सा प्रारंभिक रेखीय संवेग। अतः निकाय का अंतिम रेखीय संवेग बराबर निकाय का प्रारंभिक रेखीय संवेग, ठीक है, ये दोनों हो गए बराबर। तो निकाय का अंतिम रेखीय संवेग ये वाला, और ये एम यू ये निकाय का प्रारंभिक रेखीय संवेग, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा हम करते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। ये देखिए यहां से देखिए आवेश संरक्षण नियम, यहां से लिखते हैं विलगित निकाय का कुल आवेश, आवेश संरक्षित रहता है। ये है इतना सा छोटा, अगर शॉर्ट रूप में पढ़ाएंगे इसकी परिभाषा तो ये विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यहां से कैसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर जैसे परिभाषा हमने ऊर्जा संरक्षण नियम की बताई थी उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो ये लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश की जगह पर उसमें क्या था ऊर्जा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न इसे नष्ट किया जा सकता है।
इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से हो गया ये विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, एक रासायनिक समीकरण ले रहे हैं हम। देखिए, दिए गए रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो स्टार्टिंग में होते हैं तथा उत्पादों के आवेश बराबर हैं। उत्पादों के आवेश बराबर हैं। जैसे Zn, ये जिंक है, Zn को क्या कहते हैं? जिंक। ठीक है, इसको H2SO4 जानते हैं आप? ठीक है ना, तो Zn प्लस H2SO4। यहां पर देखें, अगर ये क्या अभिकारक है आपका, स्टार्टिंग में दोनों Zn का रिएक्शन किससे हो रहा है? H2SO4 से। और आगे क्या बन रहा है? यहां से ZnSO4 प्लस H2, ये बन रहा है। अब इसको आयनों में वियोजित कर दीजिए। आयनों में वियोजित मतलब बांटना, वियोजित करने पर, ठीक है, Zn का H2SO4 से रिएक्शन हुआ तो Zn और H2SO4 एक साथ हो गए और H2 अलग निकल गया। देखिए यहां से, तो ZnSO4 प्लस H2, अगर ये अभिकारक है और इधर बनने वाला क्या उत्पाद है, अगर इन दोनों के आवेशों को देखा जाए तो आवेश बराबर होंगे। अब देखिए, इसको मैंने आयनों में बांट दिया। अब यहाँ से क्या था? Zn प्लस H2SO4 था, तो ZnSO4 बन गया और प्लस H2 बन गया। अब मैंने अलग कर दिया इसको, देखो Zn अलग ले लिया, आयनों में इसको बांट दिया, तो Zn प्लस 2H प्लस का साइन प्लस SO4, SO4 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे लिया तो Zn प्लस 2 हो गया, Zn प्लस 2 हो गया, यहाँ पर प्लस SO4 माइनस 2 हो गया प्लस H2, ये बन गया। यहाँ से इतना इसमें ये आयनों में इसको विभाजित कर दिया। तो आवेश क्या रहा? आवेश को न तो उत्पन्न किया हमने, ना ही इसको क्या किया? नष्ट किया। केवल आवेश को एक रूप से हमने दूसरे रूप में इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बस इतनी स्थिति रहती है इसकी। अब हम बात करते हैं एक और की। नंबर 4, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम, इस नियम के अनुसार, जब कोई निकाय घूर्णन करता है, क्या करता है? घूर्णन करता है, तो बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, बाह्य बल आघूर्ण, ऐसे लिखते हैं इसको, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, जैसे देखिए, टॉ बराबर dl/dt एक सूत्र है। ये दृढ़पिंड की घूर्णन गति वाला एक चैप्टर है, वहां पर आएगा। फिलहाल यहाँ इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और ये इसका डेरिवेशन है, वहां पर हम आपको डेरिवेशन करके बता देंगे। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। टॉ है, इसको कहते हैं, देखो यहां से, ये है ना, इसका चिन्ह, इसको बोलते हैं टॉ, इसका चिन्ह का नाम है। और इसको क्या कहते हैं? देखिए,
बल आघूर्ण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, इसका चिन्ह, साइन का जो चिन्ह है ना, ये जो इसका तो टो कहते हैं, लेकिन है ये क्या है? बल आघूर्ण। और एल यहाँ पर क्या है? ये एल क्या है बताइए? कोणीय संवेग। इसको क्या पढ़ते हैं? कोणीय संवेग। एल यहाँ पर कोणीय संवेग है। और एक और सिंबल है इसका जे या एल। कुछ किताबों में जे भी लिखा है और एल भी लिखा है, तो एल आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ये लिया है। अब इसमें एक बात आ रही है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति। बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति का मतलब बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टो बाह्य बराबर dl अपॉन क्या हो गया? dt। तो इसकी जगह पर अनुपस्थिति का मतलब है 0। टो बाह्य क्या है? 0 बराबर यहाँ पर क्या है? dl अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मान 0 हो गया, तो dl बराबर क्या हो गया? 0 dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए, dl बराबर यहाँ से 0 इंटू dt, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से 0 का इंटीग्रेशन, हमेशा समाकलन 0 का समाकलन कांस्टेंट होता है, नियतांक। ठीक है, और नियतांक का अवकलन 0 होता है, उल्टे होते हैं। ठीक है, 0 का समाकलन क्या होता है? नियतांक, और नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन l होता है, तो l बराबर 0 का क्या हो जाता है? नियतांक। ठीक है, तो ये l बराबर क्या हो गया? नियतांक। तो l बराबर हमें नियतांक निकालना था, तो निकालेगा कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो l बराबर नियतांक या संरक्षित, ये स्थिरांक कह सकते हैं। तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो स्थिर हो गया ये। तो l बराबर क्या क्या कहला है? नियतांक। अब मैं इसको एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पर, कि ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। केपलर के 3 नियम है। ठीक है, पहला कक्षा का नियम, दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा परिक्रमण काल का नियम। तो केपलर के नियम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आएंगे, तो वहां पर जो दूसरा नियम है उसमें ग्रहों की गति में, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियमों में हमेशा कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट, केपलर के ग्रही गति के द्वितीय नियम में कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, तो दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है। इसको क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा होता है परिक्रमण काल का नियम। तो क्षेत्रफल वाला जो नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन भी करता है। वहां पर हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में केपलर के जब नियम पढ़ाएंगे उस समय आपको ये चीज बताई जाएगी। थैंक यू बेटा।